नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा, इसको लेकर अलग अलग न्यूज चैनल सर्वे कर रहे हैं। ज्यादातर का कहना यही है कि सरकार तो मोदी की ही बनेगी, लेकिन सीट कितनी आएंगी इसको लेकर अलग अलग चैनलों की अलग अलग राय है। अभी जी न्यूज ने अपना एक सर्वे किया है जिसमें उनके अनुसार 377 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें होंगी। इसमें बाकी घटक दल की अगर प्लस करेंगे तो यह आंकड़ा 400 को भी छू सकता है, ऐसा जी न्यूज का आकलन है। अब इसमें आप देखिए कि कांग्रेस को, हालांकि मेरा आकलन तो यही है कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, लेकिन जी न्यूज के अनुसार, अगर जी न्यूज की माने तो वो कहता है कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन इंडिया अलायंस 94 के करीब सीटें ले आएगा, जिसमें कांग्रेस की 70 के करीब सीट हो सकती हैं और अदर जो है वो 72 सीटें लाएंगे। अब यह आकलन है, इसको लेकर जिस तरह की बातें पहले इंडिया टीवी ने की, उनका भी लगभग यही आकलन था कि 350 के लगभग सीटें रहनी है। यानी सभी चैनलों के अगर सर्वे की बात करें और लोगों की अगर बात करें, भाई हम सोशल मीडिया को देखते हैं, आजकल एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बनकर के उभरा है और मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। बहुत सारे लोग पूरे देश से, अलग अलग राज्यों के, मेरी बातें होती हैं। उन सबके मन में जिस तरह से मोदी जी ने अपना स्थान बनाया है, जिस तरह से मैंने अभी अन्नामलाई के कार्यक्रम में मोदी जी की रैली में वो भीड़ का जुनून देखा है, फुल स्टेडियम, मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरीके से 400 से कम रहेगा। दूसरी बात, मैं एक दूसरे तरीके की बात करता हूं। देखिए, मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर कोई नहीं समझता था। सबको लगता था एक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात की चर्चा हम सुनते थे, गुजरात ने बहुत तरक्की की है, वहां की सड़कें, वहां का लॉ एंड ऑर्डर, सारी बातें। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जब नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये देश का नक्शा कैसा होगा। लेकिन जब 19 आया, 19 के चुनाव में लोगों ने देखा कि मोदी जी जो गुजरात में बात करते थे, और उनकी एक इच्छा भी रहती थी कि राजनीतिक दलों को जाति और स्थानीय बातों को छोड़कर, यानी धर्म की बात, हिंदू की बात, मुस्लिम की बात, इनको छोड़कर विकास की बात करनी चाहिए। और चुनाव का मुद्दा यदि विकास होगा तो देश तरक्की करेगा, क्योंकि पार्टियां फिर अपने अपने विकास गिनवाएंगी। अगर सोचिए मोदी जी की सोच पे ये देश की राजनीतिक दल पार्टियां चल रही होती तो आज का चुनाव का जो भाषण है राजनीतिक दलों का कैसा होना चाहिए था। वो ऐसा होना चाहिए था कि मोदी जी अपनी सूची जारी करें, मीडिया, सोशल मीडिया और अपने भाषण में बताएं कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या देश के लिए काम किया है। तो मोदी जी गिनवाते कि हमने हाईवे कितने बनाए, हमने रेलवे कितने बनाए, हमने एयरपोर्ट कितने बनाए, हमने अस्पताल कितने बनाए, हम सत्ता में आए तो तब पहले क्या हाल था और उसके बाद हमने कितने लोगों का भला किया, कितने रोजगार स्थापित किए, कितने लोगों को हमने सरकारी नौकरियां दी, कितनों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली। और उसके अनुसार आकलन होता कि कोई बराबर में कांग्रेस का प्रवक्ता या कांग्रेस का राहुल गांधी वो बताता कि जब हम यूपीए 2 में थे तो हमारी सरकारों ने ओबीसी के लिए ये किया, एससी के लिए ये किया, जो वो अभी भाषणों में बोलते हैं। इसी तरह जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, वो नेशनल पार्टी बनी, जैसे कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अभी चलिए राष्ट्रीय पार्टी बनी ही है, सत्ता में कभी नहीं आई है, लेकिन उनको भी गिनवाने के लिए पंजाब और दिल्ली तो है ही है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल अपने भाषणों में गिनवाते कि हम दिल्ली में थे तो हमने ये दिल्ली की सरकार में रहते विकास के काम किए, हमारी सरकार पंजाब में है तो हमने पंजाब के भले के लिए ये किया कि इतने रोजगार, इतनी हमने इंडस्ट्री लगाई, इतने अस्पताल बनाए, हमने इतनी रोड बनाई। ये बताएं अपना आकलन। और इसी तरह राजनीतिक दल अगर अपनी अपनी बात करते तो देश को समझने में ज्यादा आसानी होती कौन उनके हित का ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी का वो विचार नहीं चला। और क्यों नहीं चला? क्योंकि आज भी मोदी जी की सूची अपनी जगह जा रही है। मोदी जी अपने, जब भी आप मोदी जी का भाषण देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मोदी जी किसी कार्यक्रम में, विदेश में हो चाहे देश के अंदर हो, उनके यदि आप भाषणों को देखेंगे तो वो शुरू से लेकर आखिर तक आधा भाषण उनका अपनी योजनाओं को गिनवाने में होता है कि हमने 50 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस दी, 50 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड दिए जिसमें कि उनको फ्री इलाज हो रहा है, हमने 3 करोड़ लोगों को मकान दिया, हमने कितने किलोमीटर हाईवेज बनाए, कितने एयरपोर्ट बनाए, हमने कितने अस्पताल बनाए, एम्स बनाए। लेकिन बाकी पार्टियों को देखिए, बाकी पार्टी क्या गिनवाती है। बाकी पार्टी
राहुल गांधी प्रमुख पार्टी है, वो कहता है हम सत्ता में आए तो हम जातिगत गणना कराएंगे। ये कौन सा विकास है? हम सत्ता में आए तो ओबीसी की गिनती करेंगे, हम सत्ता में आए तो हम एमएसपी दे देंगे। मतलब ऐसी बातें करना जिसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। एमएसपी इस देश के कितने किसानों को मिलती है? कुल किसानों का लगभग 10% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी का लाभ मिलता है। 90% किसानों को देश के एमएसपी का लाभ मिलता ही नहीं। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होना चाहिए होगा कि मात्र 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है, जबकि बाकी जो फसलें हैं 100 के करीब टोटल फसलें हैं, तो आप सोचिए 23 पे एमएसपी है, बाकी फल हैं, सब्जी हैं, मिलेट्स हैं, कोई एमएसपी नहीं है। तो क्या वो किसान नहीं है? बिहार में एमएसपी नहीं दी जाती, क्या बिहार का किसान किसान नहीं है? पश्चिम बंगाल में जो एमएसपी नहीं मिलती उनको क्या किसान किसान नहीं है? केरल का किसान किसान नहीं है? मतलब ऐसी बात बोलो जो लोगों को यह लगे कि नई सी चीज है कुछ। और इस तरह से मैं बात करता हूं, जैसे आप देखिए इस कसौटी पर भी कसना चाहिए राजनीतिक दलों को कि जो राजनीतिक दल कुछ बोलते हैं क्या उन्होंने ऐसा किया। जैसे कि उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी का जब सत्ता में नहीं आए थे तब उनका भाषण क्या था कि हम अगर दिल्ली में सत्ता में आते हैं हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे होंगे, हम अगर सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार मुक्त ये राजनीति करेंगे, हम अगर सत्ता में आए तो लोकपाल बिल लागू होगा और कोई मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो वो जेल जाएगा, उसकी भी जांच होगी। इस तरह की बातें करते थे। कितने हम रोजगार देंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तो एक आकलन का तरीका होना चाहिए कि केजरीवाल जी जो बोलते थे क्या वो है। तो आप देखेंगे कि कहीं भाषणों में कुछ है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कि हम अगर सत्ता में आए तो हम धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे। क्या मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह धारा 370 हटाने का काम किया जो भाषणों में बोलते थे? तो आपको दिखाई देगा हाँ इन्होंने जो कहा वो कर दिया। फिर क्या राम मंदिर की बाधाएं दूर की? निश्चित रूप से राम मंदिर आज बन रहा है। तब जो किया है, जो कहा है वो कर रहे हैं। लोग कैसा झूठ बोलते हैं। मैं सब जो चुनाव है उनको बारीकी से कवर करता हूं और सबकी बात देखता हूं कि कौन किस चुनाव में क्या बात कर रहा है, किसके क्या मुद्दे हैं। मोदी जी के 2014 2019 दोनों चुनाव के बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और मैं आपको चुनौती भी दे रहा हूं जो लोग विपक्षी पार्टी मोदी जी के इस बात पर झूठ बनाते हैं, देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी ने कभी कहा था कि सबके खाते में 14-14 लाख रुपए आ जाएंगे। हर कांग्रेसी झूठ बोलता है, हर वामपंथी झूठ बोलता है और उस झूठ को काउंटर करने के लिए कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, यहां तक कि अमित शाह ने बोला भी है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो बोल नहीं सकते। अमित शाह ने एक बार बोल दिया कि ये तो मात्र एक जुमला है। कैसे? ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई ये कह दे, मैं अगर किसी को कह दूं कि भाई अगर जो है मैं साल में ऐसा कोई काम करूं कि एक्स्ट्रा 1 घंटे की ड्यूटी दूं तो मेरे घर में 1 कुंटल गेहूं आ सकता है। अब मैंने एक उदाहरण दिया कि मैं 1 घंटे का अगर ओवरटाइम डेली करता हूं तो मेरे घर में 1 साल का राशन आ सकता है, 1 कुंटल में गेहूं ला सकता हूं। अब मैं उस गेहूं के बजाय मैं परिवार को रोटी खिला रहा हूं और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कहे भाई पापा जी आपने तो कहा था 1 घंटे का ओवरटाइम करूंगा तो 1 कुंटल गेहूं लाऊंगा, गेहूं तो आया नहीं, बोरी तो दिखी ही नहीं, दिखाओ बोरी कहां है। भाई मैं आपको खाना खिला रहा हूं, बच्चों के लिए फीस दे रहा हूं, उस एक्स्ट्रा काम से मैंने कितने काम किए ये एक उदाहरण बताया था। ऐसे मोदी जी का जो भाषण है उन्होंने कहा कि देश का काला धन विदेशों में राजनीतिक दलों ने इतना बाहर ले गए कि यदि वो काला धन वापस आ जाए तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 14-14 लाख आएंगे। अब एक गणना बताई उन्होंने उस समय की जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है कि मोदी जी तो जुमलेबाज हैं। अब जुमलेबाज मतलब झूठ बोलते हैं। फिर वो कहते हैं 1 करोड़ रोजगार दिए, तो रोजगार दिए का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी को रोजगार कहते हैं। रोजगार ये हालांकि उर्दू का शब्द है, लेकिन इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम मिलना जिससे आपका परिवार पले, आपको आय का साधन हो। तो इस देश के अंदर अगर 100 यूनिकॉर्न खड़े हुए हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में, उस 100 यूनिकॉर्न में कितने ही लोगों ने नौकरी की है। एमएसएमई सेक्टर में अब तक 5 करोड़ से ऊपर एमएसएमई सेक्टर में लघु उद्योग खड़े हुए हैं मोदी सरकार में। और अगर एक लघु उद्योग में 10 आदमी भी नौकरी करते हैं
तो फिर आप जमा करिए 5 करोड़ से इसकी गुणा कर दीजिए, कितने लोग रोजगार से जुड़े। स्वयं सहायता समूह, मैं तो केवल उत्तर प्रदेश की बात करूं तो स्वयं सहायता समूह पूरे देश के अंदर तो 3 करोड़ के करीब खड़े हुए हैं। और स्वयं सहायता समूह में मैं उत्तर प्रदेश में ही देख रहा हूं कि एक समूह में कम से कम 10 महिलाएं तो हैं गांव की। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में लगभग 10,000 रुपया महीने की आमदनी हो रही है। ये क्या रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है? लेकिन हमारा दिमाग देखिए कैसा सेट किया इस देश की विपक्षी पार्टियों ने। इतने चालाकी से झूठ बोलते हैं और मोदी और बीजेपी के विरुद्ध एक नैरेटिव चलाते हैं। रोजगार का मतलब उन्होंने बता दिया है सरकारी नौकरी। क्या प्राइवेट नौकरी रोजगार नहीं है? आप पता करिए कि जो लोग भारत के गूगल में नौकरी करते हैं, जो लोग जो है कई आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं, कोई लोग अगर जो है किसी टाटा की फर्म में नौकरी कर रहे हैं, कोई लोग अंबानी अडानी की फर्म में नौकरी कर रहे हैं, क्या वहां वेतन नहीं मिलता? शायद कई बार तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा बेहतरीन इंजीनियर और आईआईएम के पढ़े हुए बच्चे जो है, आईआईटी के पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरियों में नहीं जाते। ज्यादातर उनकी पसंद होता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी में तो आप अगर देखेंगे सबसे ज्यादा वेतन अगर कोई ले रहा होगा मेरे विचार से, तो आज की डेट में सारे भत्ते भत्ते मिला दो 10 लाख महीने का पार नहीं करेगा कोई सरकारी नौकरी टॉप पोस्ट पे जो बैठा होगा, 10 लाख का वेतन पार नहीं करेगा। लेकिन प्राइवेट में मैंने सुना है खुद, और आप भी जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो कई बार तो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं बच्चे यहां के पढ़े लिखे, और इस देश में भी ऐसी कई कंपनी है आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी जो महीने का 50 लाख देती है, इतना मोटा पैकेज मिलता है। भाई वो जो आपको मिल रहा है क्या वेतन नहीं है? सवाल मेरा यही है, क्या सरकारी ही नौकरी अगर कोई सरकार दे तो क्या उसी को वेतन कहते हैं, उसी को नौकरी कहते हैं, उसी को रोजगार कहते हैं? कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि जो सर्वे हैं, ये जो सर्वे हैं ये इस आधार पे भी होने चाहिए। और मोदी के आकलन को करते समय हम लोगों से सवाल पूछते हैं, लोगों के दिमाग में भी ये भर दिया जाता है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि मोदी सरकार को एक बार फिर से क्यों सत्ता में लाना चाहिए। और मेरा यह आकलन है कि जो जी न्यूज का अपना एक सर्वे है कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी 377 बीजेपी ला सकती है। मोदी सरकार ने जितना बेहतरीन काम किया है कि अगर राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 हटा दी, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, करोड़ों लोगों को सरकारी सुविधा दी, 80 करोड़ लोगों को 3 साल से फ्री का राशन मिल रहा है। इसके बाद भी यदि कोई प्रधानमंत्री वो पिछली जो 2019 की लोकसभा थी उससे अगर कम सीट लाता है तो ये उसके काम का अपमान है। और इसलिए वोट डालने के पहले आप जरूर सोचना कि एक सरकार वो थी जो 14 के पहले यूपीए 1 यूपीए 2 जहां घोटाले ही घोटाले और हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, राम मंदिर के बनने में बाधाएं पैदा की जाती थी, आतंकवाद चरम पर था, वो सरकार और इस सरकार। तो मैं समझता हूं अगर आप विवेक के साथ वोट करने जाएंगे तो मोदी जी सभी आकलनों को फेल करते हुए 400 का आंकड़ा पार करेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।